गुड इवनिंग एवरीवन। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। कई प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन है, जैसे कि यहाँ पर 5 मेजर क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। नेक्स्ट है टाइम ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन। और लास्ट है रेसिडुअल इफेक्ट के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहला है केमिकल नेचर के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन है, इसको अपन पढ़ते हैं। 2 तरह का क्लासिफिकेशन में दिया गया है। सबसे पहला है आपका इनऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स और दूसरा है ऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक होता क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल्स है ना जिसके ऊपर जो है कार्बन का चार्ज नहीं है ना, कार्बन कंटेंट नहीं है उस मॉलिक्यूल के ऊपर, उसको कहेंगे अपन इनऑर्गेनिक, है ना। और ऑर्गेनिक किसको कहेंगे? कोई भी मॉलिक्यूल जिस पे कार्बन और हाइड्रोजन का चार्ज इसके ऊपर है तो उसको कहेंगे ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक कैसे हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? कंटेन नो कार्बन एक्शन इन देयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो है सबसे पहले इन्हीं का यूज़ किया जाता था वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। इसमें 2 तरीका इसमें क्लासिफिकेशन दिया गया। इसका सब क्लासिफिकेशन है। पहला है एसिड्स में आर्सेनिक एसिड और दूसरा है सॉल्ट्स में बोरेक्स, कॉपर सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। ऑर्गेनिक में बहुत सारा क्लासिफिकेशन इसका दिया गया है, जिसमें 1-2 के एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे, जैसे कि ऑयल्स और ऑयल कंटेनिंग कार्बन्स रहते हैं इसमें, जैसे डीजल है, स्टैंडर्ड सॉल्वेंट हैं, एरोमेटिक ऑयल्स हैं। ये सब इसका क्लासिफिकेशन है। दूसरा है उसके यूज़ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यूज़ के अकॉर्डिंग 2 तरीके से क्लासिफिकेशन इसका। पहला है सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स, सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स। दूसरा है, दूसरी स्लाइड पे दिया गया है, नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स। अब सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स होते क्या हैं इसको अपन समझ लेते हैं पहले। सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स वो हर्बिसाइड्स होते हैं जब अपन वीड्स और क्रॉप दोनों ये खेत में लगी हुई हैं और उन पे अपन इसका स्प्रे करते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, तो ये अपनी क्रॉप है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे वीड्स यहाँ पर उग रहे हैं और जब स्प्रे इस पर किया जाता है, ठीक है, जैसे स्प्रे अपन ने ये कर दिया तो क्रॉप और वीड्स दोनों पे ही स्प्रे जाता है, तो क्रॉप जो है बच जाती है और वीड्स जो है कंट्रोल हो जाते हैं या मर जाते हैं। तो इसको कहते हैं सिलेक्टिविटी, है ना। ऐसे हर्बिसाइड होते हैं जो क्रॉप और वीड में से क्रॉप को सिलेक्ट करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं, और वीड्स को जो है कंट्रोल करते हैं, तो वो होते हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? जैसे कि ये आपका फील्ड लगा हुआ है जिसमें क्रॉप और वीड्स दोनों ही उग रहे हैं। अगर नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स का अपन स्प्रे करेंगे तो जो भी चीज़, चाहे वो क्रॉप हो चाहे वीड हो, इन हर्बिसाइड्स के कांटेक्ट में आती है तो वो उसको कंट्रोल करता है या उसको मार देता है। ठीक है, तो सबसे पहला है सिलेक्टिव हर्बिसाइड। सिलेक्टिव में 2 तरीके के हर्बिसाइड्स क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो फॉलियर एप्लीकेशन वाले रहते हैं, जिसको अपन जैसे ये अपने एग्जांपल यहाँ पे समझ रहे हैं, जब वीड्स और क्रॉप जो रहती है उसके अपन ऊपर छिड़काव करते हैं तो उसको फॉलियर एप्लीकेशन कहते हैं। फॉलियर यानी उसकी पत्तियों पर छिड़काव करते हैं वीड्स की, तो उसको फॉलियर एप्लीकेशन कहते हैं। सॉयल एप्लीकेशन होता है जो अपन सॉयल में इसका ड्रेंचिंग करते हैं, सॉयल में इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फॉलियर एप्लीकेशन में 2 तरीके का है। पहला है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है ये सिस्टम में ना जाके डायरेक्ट पत्तियों के कॉन्टैक्ट में आते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और एक होते हैं सिस्टमिक। सिस्टमिक का मतलब होता है जो प्लांट के वीड्स के सिस्टम में जाते हैं, जैसे कि ये लगा हुआ है, तो ये पत्तियों के थ्रू वीड्स के सिस्टम में जाते हैं और उसकी कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस को बंद कर देते हैं, जैसे 2,4-D है ना, मोनिरोन है, और कांटेक्ट में आपका प्रोपानिल है, नाइट्रोटेन है,
इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो देयर यूज़ के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ या मोड ऑफ एक्शन, इसके अनुसार जो है दो तरीके का क्लासिफिकेशन है, पहला सिलेक्टिव, दूसरा नॉन सिलेक्टिव। सिलेक्टिव में फॉलियर एप्लीकेशन और सॉइल एप्लीकेंट दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, और फॉलियर एप्लीकेशन को फिर से दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, कॉन्टैक्ट और फॉलियर एप्लीकेशन या सिस्टमिक हर्बिसाइड्स। कॉन्टैक्ट में आपका प्रोपोनल हो गया, नाइट्रोफेन हो गया, और सिस्टमिक या ट्रांसलोकेटेड में ये 2,4-D और मोनोरॉन और सिल्वैक्स ये हो गया। सॉयल एप्लीकेशन में आपका डिनाइट्रोफेन, फिनोल्स, ब्यूटाक्लोर, सेमाजिन और एल्ट्राजिन ये आपके सॉयल एप्लीकेंट हैं, यानी कि ये अपन इसको प्री इमरजेंस के रूम में भी यूज़ कर सकते हैं या प्री प्लांट के रूम में यूज़ कर सकते हैं, जिसको सॉयल में अपन अप्लाई करते हैं, या फिर क्रॉप जब स्टैंड रहती है तो उसको सॉयल में अप्लाई करके इन वीड्स को कंट्रोल किया जाता है। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया पहले ही कि नॉन सिलेक्टिव होते हैं, तो नॉन सिलेक्टिव का मतलब होता है कि ये क्रॉप और वीड्स किसी को सिलेक्ट नहीं करते हैं, जो भी इसके कांटेक्ट में आता है नॉन सिलेक्टिव में वो कंट्रोल हो जाता है। केस में भी दो तरीके का क्लासिफिकेशन है, पहला है फॉलियर एप्लीकेशन, दूसरा है सॉयल एप्लीकेंट। फॉलियर एप्लीकेशन में दो तरीके का है, पहला कॉन्टैक्ट और दूसरा सिस्टमिक। कॉन्टैक्ट में पैराक्वाइट, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम आर्सेनेट ये आते हैं कॉन्टैक्ट में, और ट्रांसलोकेटेड या सिस्टमिक में आप कहते हैं डोलेपोन, सोडियम क्लोराइड और ग्लाइफोसेट। ठीक है, सॉयल एप्लीकेंट में जो है फ्यूमिगेंट हैं, सॉयल फ्यूमिगेंट, और इसको भी सॉयल में अप्लाई करते हैं, है ना। तो इसमें भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो इसको अपन देखेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका इसमें ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन, है ना। टाइम ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग तीन तरीके का क्लासिफिकेशन दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। प्री प्लांट या प्री सोइंग, है ना, इसको अपन और भी कहते हैं PPI हर्बिसाइड्स, यानी कि PPI का मतलब होता है टी प्लांट और आफ्टर एप्लीकेशन। तो जो प्री प्लांट जो या प्री सोइंग हर्बिसाइड्स जो रहते हैं उनकी एक खासियत रहती है, ये वॉलेटाइल कंपाउंड्स जो इनका रहता है वो बहुत हाई रहता है। वॉलेटाइल कंपाउंड्स का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जो हवा जो रहती है, एयर जो रहती है, उससे उनका जो वेट रहता है वो बहुत कम रहता है। तो जैसे ही अपन उसको स्प्रे करते हैं सॉइल में तो वो हवा में उड़ने लगते हैं, एस्केप हो जाते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, अगर इनको नहीं मिलाया गया तो इसीलिए इनको कहते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, यानी कि बुवाई से पहले इसको मिट्टी में डालते हैं और मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से मिट्टी में, है ना। क्यों करते हैं मिक्स? क्योंकि इनका वॉलेटाइल कंपाउंड जो रहता है वो हाई रहता है। अगर इसको मिक्स नहीं किया गया टाइम पे तो ये पूरा हवा में उड़ जाता है। ठीक है, तो इसके दो एग्जांपल हैं, ट्राइफ्लोरालिन और फ्लूक्लोरालिन। ये दो हर्बिसाइड हैं जिनका वॉलेटाइल कंपाउंड हाई रहता है, या इसको अपन कहते हैं कि प्री सोइंग या प्री प्लांटिंग से पहले इसको डाला जाता है, यानी प्री सोइंग का मतलब होगा बुवाई से पहले उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा है प्री इमरजेंस, यानी कि बुवाई के बाद, है ना, और इमरजेंस से पहले। इसमें अपन पढ़ेंगे आफ्टर सोइंग बट बिफोर जर्मिनेशन। बुवाई के 2 से 3 दिन बाद, बुवाई के 2 से 3 दिन बाद, DAS यानी कि डेज आफ्टर सोइंग, बुवाई के 2 से 3 दिन बाद इनका यूज़ किया जाता है ना। यूज़ करने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं इसमें, क्यों इसको अपन ऐसे यूज़ करते हैं, तो इसको यहाँ समझते हैं। जैसे कि ये खेत है और ये खेत का सॉयल सरफेस है, और यहाँ पर अपन ने जो है सोइंग की है। सोइंग मोस्टली अपन जो है 3 से 5 सेंटीमीटर या इससे अधिक करते हैं। ठीक है, और जो वीड सीड रहते हैं, जो वीड के सीड्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की डेप्थ में सॉयल में सबसे ज़्यादा इसके सीड्स यहाँ रहते हैं। इसलिए रहते हैं क्योंकि वीड्स के सीड जो सबसे छोटे रहते हैं, है ना, इसलिए वो बहुत हल्के होने के कारण
जो सॉइल सरफेस के ऊपरी सरफेस पे ही पाए जाते हैं। और जैसे अपन बुवाई करते हैं, बुवाई करने के बाद या अपन पानी फर्स्ट इरिगेशन करते हैं या इसको अपन प्री सोइंग बोलते हैं, प्री सोइंग करते हैं, तो वीड के सीड सबसे पहले इसमें उगते हैं। तो जैसे ही अपन हर्बिसाइड इसमें प्री प्लांट यूज़ करेंगे तो वो सॉइल सरफेस के ऊपर ही यूज़ करते हैं, तो एक फिल्म टाइप की पतली जो है एक लेयर टाइप की बन जाती है इन हर्बिसाइड्स की। और जैसे ही वीड्स के सीड जो रहते हैं सीड से ऊपर वो जर्मिनेट होते हैं, तो उस फिल्म या जो लेयर बनी हुई है हर्बिसाइड्स की उसके कांटेक्ट में आते हैं और उसी दौरान जो है कंट्रोल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इनका जो असर रहता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है 3 से 4 दिन में। और जैसे 5 से 7 दिन में क्रॉप जब जर्मिनेट होती है तो क्रॉप के इमरजेंस को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल भी दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे सेमाजिन है, एल्ट्राजिन है, नाइट्रोफेन है, एलाक्लोर है, ब्यूटाक्लोर है। तो ये प्री इमरजेंस यूज़ होते हैं बुवाई के बाद, लेकिन इमरजेंस से पहले, ठीक है। फिर दूसरा है पोस्ट इमरजेंस। पोस्ट का मतलब समझ रहे हैं, पोस्ट यानी इमरजेंस के बाद। इस केस में क्या होता है, वीड प्लस क्रॉप दोनों के सीड जो है जर्मिनेट हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और बुवाई के 15 से 25 दिन बाद इस प्रकार के हर्बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है पोस्ट इमरजेंस का, जिसमें 2,4-D, प्रोपानिल, डोलेपोन, ग्लाइफोसेट, पैराक्वाइट, ये सभी हर्बिसाइड्स का, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं सभी के। ये तो मेजर कुछ लिए गए हैं। तो इस तरह से टाइम ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है, प्री प्लांटिंग या प्री सोइंग, प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिड्यूल इफेक्ट। रेसिड्यूल का मतलब होता है जैसे अपन कोई हर्बिसाइड सॉइल में डालते हैं तो उसकी परसिस्टेंसी कितने दिन तक उसमें रही है, उसको अपन रेसिड्यूल इफेक्ट कहते हैं। कोई हर्बिसाइड जो है 10 दिन तक रहता है, कोई 20 दिन तक, कोई 1 महीने, कोई 2 साल, कोई 1 साल। इस तरह से सबका एक टाइम ड्यूरेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया हर्बिसाइड्स का। जैसे कि शॉर्ट परसिस्टेंस हर्बिसाइड्स हैं कुछ, जो कि सिर्फ 1 वीक तक ही फील्ड में रहते हैं डालने के बाद, जैसे पैराक्वाइट है, डाइक्वाइट है, एमाइट्रोल है। ये जो हर्बिसाइड्स हैं वो 1 वीक तक ही अपना असर दिखाते हैं, उसके बाद जो है इनका असर जो है ख़त्म हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है, इसका कंप्लीट हो जाता है। फिर है मीडियम परसिस्टेंस हर्बिसाइड्स। इनका असर जो है 2 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते के बीच में रहता है। जब फील्ड में अपन डाल देते हैं तो 2 हफ्ते 6 हफ्ते के बीच में उसका असर रहेगा, फिर कम हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है वेरी लॉन्ग परसिस्टेंस हर्बिसाइड्स हैं, जिनका असर जो है कुछ महीने से, फ्यू मंथ से लेकर 1 आध साल तक इसका असर रहता है। जैसे कि प्रोमेटोन है, फेनिरोन है, फेनेक है, सिल्वेक्स है। ये जो हर्बिसाइड्स हैं इनका असर ज़्यादा टाइम तक रहता है। ज़्यादा असर रहना मतलब जो है ठीक नहीं है, क्योंकि अपन जो इसके बाद सक्सीडिंग क्रॉप लगाते हैं कोई फील्ड में, जैसे गेहूं की फील्ड में अपन ने कोई ऐसा हर्बिसाइड यूज़ किया जिसका परसिस्टेंसी ज़्यादा है, और तो उसके 2-3-4 महीने बाद अपन कोई लेंगे तो शायद उसके जर्मिनेशन को कोई इफेक्ट करे, है ना। तो ये लंबे समय तक ठीक नहीं है, लेकिन उनके लिए ठीक है जहाँ पर जो है नॉन क्रॉप्ड एरिया है वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, तो ये ठीक है, क्योंकि उसकी परसिस्टेंसी ज़्यादा रहेगी तो नॉन क्रॉप्ड एरिया में वीड्स जो है कम आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड बेस्ड ऑन द फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन जो है कई प्रकार की फॉर्मुलेशन आती है। हर्बिसाइड्स जो है पाउडर फॉर्म में आते हैं, लिक्विड फॉर्म में आते हैं, है ना, ग्रेन्यूल्स में आते हैं, डस्ट फॉर्म में आते हैं, एमल्सी कंसंट्रेशन में आते हैं, पेलेट्स में आते हैं। तो इनके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया है। वेजिटेबल पाउडर में बहुत सारे आते हैं, सेमाजिन, एल्ट्राजिन, 2,4-D, है ना, डायरोन, ये सब जो है पाउडर फॉर्म में आते हैं। लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं बहुत सारे, डाइकोट है, पैराकाइड है, मोस्टली जो है लिक्विड फॉर्म में ही आते हैं हर्बिसाइड्स। ग्रेन्यूल्स में भी बहुत सारे हैं, ब्यूटाक्लोर है ना, और 2,4-D ईस्ट ऑफ सॉल्ट है, नाइट्रोफेन है, ये जो है ग्रेन्यूल्स में आते हैं। इसका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन दिया गया है। थैंक यू। यही छोटा सा क्लासिफिकेशन हर्बिसाइड्स का। धन्यवाद।